Hello students. So let us start with third section of this advanced algebra first semester, and in starts we have some basic results, and these basic results are regarding your lower classes. The first definition is group. Group क्या होता है? A non-empty set of elements capital G, जिस सेट को आपने ग्रुप बनाना है उसको आपने नाम G दे दिया हमने. A non-empty set of elements G is said to be form a group if in G there is defined a binary operation called the product denoted by dot. एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. वी आर सेइंग हियर अबाउट बाइनरी ऑपरेशन. हमने क्या किया, एक सेट लिया G और वी वांट टू मेक दिस G एज अ ग्रुप. तो किसी भी सेट को ग्रुप बनाना उसके लिए आपको एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है. बाइनरी ऑपरेशन मीन्स इट मे बी एडिशन, इट मे बी मल्टीप्लिकेशन, इट मे बी एलसीएम, इट मे बी जीसीडी, इट मे बी मैक्सिमम, मिनिमम एंड सो ऑन. तो बाइनरी ऑपरेशन जो वो हम डिफाइन करेंगे और उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत फिर हम चेक करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़. इफ़ दोज प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाई दिस बाइनरी ऑपरेशन देन वी से दैट सेट इज़ अ ग्रुप सिंपली. सो फॉर द पर्पस ऑफ ग्रुप वी हैव फोर प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. बट क्लोजर प्रॉपर्टी सेज, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जिस भी सेट को आपने ग्रुप बनाना है वहाँ दो एलिमेंट उठाएं, वहाँ पर दो एलिमेंट उठाए. अब हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, डॉट डिफाइन कर दिया मल्टीप्लिकेशन. और एक चीज़ का ध्यान रखें कि ग्रुप के केस में बाइनरी ऑपरेशन एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, एक ही होगा. आइदर इट इज़ मल्टीप्लिकेशन और इट इज़ एडिशन और इट इज़ सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन. ठीक है जी, यहाँ पर एक ही बाइनरी ऑपरेशन होगा, ध्यान रखना है. ग्रुप के केस में एक ही ऑपरेशन होगा एट ए टाइम. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज कि अगर कोई दो एलिमेंट सेट से उठाएं उसके बीच में इस ऑपरेशन को अप्लाई करें. अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट बनेगा वो वापस फिर इसी सेट का होना चाहिए. इफ वी टेक एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट एंड अप्लाइंग दिस बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, देन आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन मतलब ये ए डॉट बी जो बनेगा दैट मस्ट बी इन कैपिटल जी. तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस भी सेट के ऊपर आपने परफॉर्म करना है वहीं से आप एलिमेंट उठाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वहीं से एलिमेंट उठाएंगे. एलिमेंट उठाने के बाद आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उनके बीच में, और बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो बनेगा वो वापस फिर उसी सेट में जाना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने का वो एलिमेंट फिर वापस उसी सेट में जाना चाहिए. ठीक है जी. दूसरी प्रॉपर्टी एसोशिएटिविटी. एसोशिएटिविटी में क्या होता है कि आप तीन एलिमेंट उठाएंगे सेट से और इस तरह का आपका रिजल्ट एग्जिस्ट करना चाहिए. ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी. मतलब किन्हीं दो को आप ऑपरेट करेंगे. जैसे पहले बी और सी को ऑपरेट किया, फिर ए से ऑपरेट किया, या फिर पहले ए और बी को ऑपरेट किया फिर सी से ऑपरेट किया, आंसर सेम आना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एसोशिएटिविटी. एंड दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एलिमेंट उठेगा वो भी सेट से उठेगा और एलिमेंट उठने के बाद जो ऑपरेशन करके बनेगा वो फिर वापस उसी सेट में जाना चाहिए. एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट. तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन्स उस सेट के अंदर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है. एंड व्हाट अबाउट आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या बोलती है, ये फिर इसी सेट में होगी. जिस सेट को आपने ग्रुप बनाना उसी सेट में आइडेंटिटी होगी. नाम दे दिया हमने ई. और इसकी खासियत क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. इसकी खासियत क्या है आइडेंटिटी की? आइडेंटिटी इस जी का एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको इस जी के हर एक एलिमेंट के साथ इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट वापस आना चाहिए. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो इस सेट का एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको इसी सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, तो वही एलिमेंट वापस आना चाहिए. ठीक है जी. तो उसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी ऑफ द सेट, वेयर ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट. ठीक है. क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वन. वन एक ऐसा एलिमेंट है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसको सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करें. मान लीजिए सेट ले लिया आपने नेचुरल नंबर का सेट, तो वन को नेचुरल नंबर के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट वापस आएगा. तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा वो एलिमेंट होता है जिसको सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट वापस आना चाहिए. उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इनवर्स की बात आप तभी करेंगे जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी. इनवर्स की बात तभी होगी जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी. ध्यान रखना चाहिए. अगर आइडेंटिटी होगी तभी हम इनवर्स की बात करेंगे. और इनवर्स क्या बोलता है, वही सेम चीज़. ये फिर यूनिक होता है. ये फिर यूनिक होता है. इनवर्स क्या होता है कि इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आप एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे
जिसको इस सेट के इस एलिमेंट से ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी मिले। ये सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो जी के प्रत्येक एलिमेंट को किस से ऑपरेट करूं, ऑपरेट मतलब इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत किस से ऑपरेट करूं ताकि आइडेंटिटी मिले। ये जो आपने ऊपर आइडेंटिटी ढूंढी, आइडेंटिटी मिले, दिस इज इंपॉर्टेंट हेयर। ठीक है, इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को किस से ऑपरेट करूं ताकि आइडेंटिटी मिले, तो जिस से ऑपरेट करूं दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द सेट। तो जो भी सेट इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो जो भी सेट इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा अंडर एनी बाइनरी ऑपरेशन, देन दैट सेट इज कॉल्ड ग्रुप सिंपली। अब और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं, कोई भी सेट अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप वाइड। अगर कोई सेट क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है, सिर्फ दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है अंडर एनी बाइनरी ऑपरेशन, तो उसको बोलते हैं हम सेमी ग्रुप। माइंड इट, उसको बोलते हैं हम सेमी ग्रुप। और अगर कोई सेट क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो उसको बोलते हैं हम मोनोआइड। और उसके बाद अगर चौथी प्रॉपर्टी ऐड होगी, यहाँ पे इनवर्स ऐड हो गया, तो उसको बोलेंगे हम सिंपली ग्रुप। उसके बाद एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप जी सेट टू बी एबिलियन और कॉम्यूटेटिव। एबिलियन बोल दो या कॉम्यूटेटिव बोल दो, इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है जी, मतलब डॉट मीन्स प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो बोल रहा है कि इस जी के कोई भी दो एलिमेंट उठाएं, उनके बीच में ये ऑपरेशन अप्लाई करें, तो ये रिजल्ट होल्ड करना चाहिए, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, देन बी से दिस ग्रुप इज कॉम्यूटेटिव। उसके बाद मैं स्ट्रेट वे सिर्फ वही डेफिनेशन उठा रहा हूँ जो मुझे ज़रूरत है जिनकी। आगे आई नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ध्यान से देखिए ज़रा, बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। पहले आपने उठाया इस जी का एक सब ग्रुप, ठीक है जी, इस जी का सब ग्रुप उठाया मैंने कैपिटल एच, तो बोलता है कि ये कैपिटल एच, ये सब ग्रुप जो है ये नॉर्मल कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल अलग चीज़ है, सब ग्रुप अलग चीज़ है। तो कोई भी सब ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल कहलाएगा अगर फॉर ऑल h belongs to capital H, x belongs to G, we have x h x inverse belongs to capital H. ये है बेसिक डेफिनेशन, अदरवाइज वी हैव सो मैनी रिजल्ट्स फॉर प्रूविंग एनी सेट एज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो बेसिक रिजल्ट क्या है, मैं सिंपल भाषा में बात करता हूँ। जिसको नॉर्मल प्रूव करना है, एक एलिमेंट वहाँ से उठाओ, ठीक है, जिसको नॉर्मल प्रूव करना है एक एलिमेंट वहाँ से उठाओ, और जिसका नॉर्मल करना है एक एलिमेंट वहाँ से उठाओ। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है? प्रॉपर्टी बोलती है जिसको नॉर्मल प्रूव करना है उसको बीच में रखो। प्रूव करने का तरीका, अब एलिमेंट का करेक्टर कैसे बनाना है? जिसको नॉर्मल प्रूव करना है, उसका एलिमेंट बीच में रखा, जिसका नॉर्मल प्रूव करना उसका एलिमेंट दाएं बाएं रखा। और क्योंकि जी ग्रुप है, अगर एक्स जी का एलिमेंट तो एक्स इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा, तो जिसको नॉर्मल प्रूव करना उसको बीच में रखो, जिसका नॉर्मल प्रूव करना उसको साइड में रखा। तो इस तरह का करेक्टर, मतलब इस तरह का एलिमेंट जिस भी सेट में जाएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स, इवन यू कैन टेक इट एज एक्स इनवर्स एच एक्स आल्सो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स एच एक्स इनवर्स जिस भी सेट में जाएगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप सिंपल। उसका नेक्स्ट डेफिनेशन है कोसेट। कोसेट के लिए सेम, जी का आपने एक सब ग्रुप उठाया कैपिटल एच, और एक एलिमेंट उठाया जी का, एक लिया हमने सब ग्रुप, एक लिया हमने जी का एलिमेंट, तो एच को ए से, एच के एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई किया, कैपिटल एच के एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई किया, एच ए लिखो या ए एच लिखो, वी कैन आल्सो राइट इट एज ए एच। मतलब ए अगर आपका राइट साइड में है तो उसको बोलेंगे राइट कोसेट, अगर ए आपका लेफ्ट साइड में है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट कोसेट। और इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? इसमें एलिमेंट होंगे स्मॉल एच इंटू ए, फिर ए इज फिक्स्ड, वेरी कौन करेगा? कैपिटल एच का एलिमेंट। इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? H1 ए, H2 ए, H3 ए, H4 ए, फिर ए इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल जी। तो इस तरह का जो सेट होगा दिस इज कॉल्ड कोसेट, रादर दिस इज ए राइट कोसेट। मतलब जी का एलिमेंट अगर राइट साइड में तो दिस इज राइट कोसेट, जी का एलिमेंट लेफ्ट साइड में तो दिस इज लेफ्ट कोसेट, इज कॉल्ड राइट कोसेट सिंपली। तो ये बन गया राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। उसी तरीके से वी कैन डिफाइन लेफ्ट कोसेट, ए एच इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू स्मॉल एच, फॉर वेयर ए इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल जी। तो इस तरह का सेट दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट सिंपली। उसके बाद आता है कोशेंट ग्रुप। कोशेंट ग्रुप बोल लो या फैक्टर ग्रुप बोल लो, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन ही डेफिनेशंस की बात कर रहा हूँ जो मुझे ज़रूरत है जिनकी, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है कोशेंट ग्रुप। कोशेंट ग्रुप, तो कोशेंट से आप मतलब समझते हैं, कोशेंट का मतलब हमने क्या किया, लेट कैपिटल जी बी ग्रुप, एक हमने ग्रुप उठाया, एक उठाया हमने नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोशेंट ग्रुप को डिफाइन करने के लिए एक तो चाहिए ग्रुप और एक चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप। ध्यान रखिएगा, एक चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो जी बटा एच,
इस तरह का सेट G/H, G/H इसको बोलेंगे हम कोशेंट सेट। और इसमें क्या कौन होगा, इसमें एलिमेंट कौन होंगे, इसके मेंबर कौन होंगे, कोसेट्स, आइदर राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट। यू कैन राइट हियर HA और यू कैन राइट हियर AH आल्सो। तो G/H इज नथिंग बट दिस इज द सेट ऑफ कोसेट्स। तो कोसेट्स का ये जो सेट होगा दिस इज कॉल्ड कोशेंट ग्रुप। दिस इज कॉल्ड कोशेंट ग्रुप, मतलब ये जो कोसेट्स का सेट है ये ग्रुप बन जाता है। दिस इज ए कोशेंट सेट, दिस इज ए कोशेंट सेट, एंड दिस कोशेंट सेट ऑलवेज सेटिस्फाइज द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। यू कैन चेक इजिली, ठीक है। ये ग्रेजुएशन में BSc में यू हैव अप्रूव्ड कि कोशेंट्स, ये कोसेट्स का जो सेट होता है इसको नाम देते हैं हम कोशेंट सेट, एंड दिस सेट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कोशेंट ग्रुप सिंपली। मतलब इट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट। और आइडेंटिटी खुद ये H जो होता है, ये जो H नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो कोशेंट ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है, और इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट। सो फॉर प्रूफ यू गो थ्रू आई थिंक इन BSc क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ग्रुप थ्योरी इन BSc क्लास, क्वेश्चन ग्रुप आपने वहाँ पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट आई अब डेफिनेशन, होमोमॉर्फिज्म क्या होती है। होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, मैंने एक मैप लिया, F इज मैपिंग फ्रॉम G to G'। मैं थोड़ा सा पहले आपको मैप के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले फंक्शन होता क्या है। ध्यान से सुनना आपने ज़रा, फंक्शन क्या होता है इसको ध्यान से सुनना ना, क्योंकि इसने बड़ा बार यूज़ होना आगे जाके। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, F इज मैपिंग फ्रॉम A to B, ठीक है जी। ये एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया, इसको बोलते हैं हम डोमेन सेट, इसको बोलते हैं हम कोड मेन सेट, इसको बोलते हैं हम डोमेन सेट, इसको बोलते हैं हम कोड मेन सेट, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रूल होता है। क्या रूल है इसका, रूल क्या है, फंक्शन एक रूल है जो इस सेट के एलिमेंट्स को, इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को अपने साथ एसोसिएट करता है। ध्यान रखिएगा, फॉर ऑल, प्रत्येक, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। यहाँ के हर एक एलिमेंट को अपने साथ एसोसिएट करता है, और एसोसिएट करने के बाद जैसे मान लो यहाँ पर आपने उठाया x, अगर x आप A से उठाएंगे, इसको क्या करेंगे, F के साथ एसोसिएट करेंगे, और एसोसिएट करके जो बनेगा, क्या बना, उठाया था आपने यहाँ पर x, बना क्या, f(x). तो ये f(x) टाइप के एलिमेंट जो हैं वो कहाँ मिलेंगे, B में मिलेंगे। तो कहने का मतलब पहला रूल क्या है कि ये जो f है वो इस सेट के हर एक एलिमेंट को अपने साथ एसोसिएट करेगा, और एसोसिएट करने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, और वो जो बनेगा वो इस सेट में आके मिल जाएगा, मतलब ये इस सेट में यूनिक एलिमेंट देगा। यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए, यहाँ का हर एक एलिमेंट जब इसके साथ एसोसिएट करेंगे तो एसोसिएट करके ये जो एलिमेंट मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, एंड इट इज ऑलवेज यूनिक। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के 2 एलिमेंट को कॉरस्पॉन्ड नहीं करेगा, मतलब यहाँ से आप एक एसोसिएट करेंगे तो यहाँ 2 नहीं मिलेंगे। तीसरी बात, यहाँ के दो एलिमेंट अगर आप, मतलब जैसे एक x एसोसिएट कर दिया फिर y एसोसिएट कर दिया, तो यहाँ के 2 एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट को कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, फंक्शन एक रूल है जो अपने साथ इस सेट के हर एक एलिमेंट को एसोसिएट करता है, एसोसिएट करके जो आपको मिलेगा वो यहाँ पर मिलना चाहिए, एंड इट मस्ट बी यूनिक। और दूसरी प्रॉपर्टी, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के 2 को कॉरस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ के 2 यहाँ के 1 को कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। मैंने एज अ फंक्शन ले लिया गन मैंने ले ली एज अ फंक्शन, ठीक है जी। और जो आपका डोमेन सेट है वो मैंने ले लिया यहाँ पे बुलेट्स का, दिस इज़ द सेट ऑफ बुलेट्स। जो डोमेन सेट है वो ले लिया मैंने बुलेट्स का, और ये जो कोड मेन सेट है ये मैंने ले लिया टारगेट्स। ध्यान से देखते जाना आपने, ये जो टारगेट्स हैं जहाँ आपने हिट करना है दैट इज़ द कोड मेन सेट, ठीक है। मैंने क्या बोला, अभी कंडीशन क्या बोली मैंने, यहाँ देखो ध्यान से, गन इज ट्रीटेड एज अ फंक्शन, बुलेट्स का सेट दैट इज ट्रीटेड एज अ सेट ऑफ डोमेन, और जो टारगेट का सेट है इसको बोल दिया हमने कोड में। तो क्या बोला मैंने, यहाँ के हर एक बुलेट को आप यहाँ एसोसिएट करेंगे, हर एक, यहाँ 10 बुलेट, 10 के 10 एसोसिएट होंगे, एक भी नहीं बचेगा, और उन 10 के 10 बुलेट्स के लिए आपको यहाँ पे टारगेट मिलना चाहिए। ये पहली कंडीशन। यहाँ का हर एक एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट होगा, एसोसिएट होने के बाद जब आप इसको फायर करेंगे तो आपको यहाँ पे टारगेट जरूर मिलना चाहिए, टारगेट जरूर मिलना चाहिए, हवा में फायर नहीं करना है आपको, वो जो भी आपने यहाँ बुलेट लोड करना है उसके लिए आपको टारगेट जरूर मिलना चाहिए। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोला था कि यहाँ का एक एलिमेंट, जहाँ पे यहाँ पे जैसे आपने एक बुलेट लोड किया तो वो यहाँ पर 2 को हिट नहीं करेगा,
यहाँ का एक बुलेट यहाँ के दो को हिट नहीं करेगा, एक बुलेट एक को हिट करेगा, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ के दो बुलेट्स, पहले एक आपने लोड किया उसने इसको हिट कर दिया, दूसरा लोड के द्वारा उसने फिर इसको हिट कर दिया, तो यहाँ के दो यहाँ के एक को कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का एक यहाँ के दो को हिट नहीं कर सकता है। तो इस तरह की जो मैपिंग होगी, दिस इज कॉल्ड सिंपली फंक्शन। ये तो मैंने सिर्फ अभी फंक्शन की बात की है कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की पहली कंडीशन क्या है कि वो डोमेन सेट के प्रत्येक एलिमेंट को अपने साथ एसोसिएट करेगा, एसोसिएट करके आपको कोड डोमेन में एक यूनिक एलिमेंट देगा। दूसरी कंडीशन, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के किन्हीं दो तीन को कॉरस्पॉन्ड नहीं करेगा, दो तीन को हिट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ के दो तीन चार एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट को हिट कर सकते हैं। इफ इट इज देन वी से दिस इज फंक्शन। अब यहीं से आपके वन 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 फंक्शन क्या होता है, वन 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 का मतलब वन 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 का मतलब यहाँ से आपने एक बुलेट उठाया, यहाँ लोड किया और लोड करके उसने इसको हिट कर दिया, ये हो गया वन वन। जब दूसरा बुलेट उठाया तो दूसरे के ऊपर कंडीशन लगी कि अब वो इसको हिट नहीं करेगा, जो बाकी बचे उसको हिट करेगा, तो दूसरा मान लो इसको हिट कर गया, दिस इज वन वन। यहाँ का एक बुलेट यहाँ का एक टारगेट, यहाँ का दूसरा बुलेट यहाँ का दूसरा टारगेट, यहाँ का तीसरा बुलेट यहाँ पे तीसरा टारगेट, दिस इज कॉल्ड वन वन। फिर आता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन, मैनी मतलब सारे के सारे बुलेट जो हैं वो एक ही टारगेट को हिट कर गए। पहला बुलेट लोड किया वो भी इसको हिट कर गया, दूसरा बुलेट लोड किया वो भी इसको हिट कर गया, तीसरा बुलेट लोड किया वो भी इसको हिट कर गया, ये बन गया आपका मैनी वन। दिस इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ठीक है जी। उसके बाद यहीं से फिर हमारा बनता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन कैसे देते थे हम, अब देखो वन वन की मैं डेफिनेशन बताता हूँ। वन वन की डेफिनेशन कैसे देते हैं हम, दो तरह से देते हैं कि अगर आपने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाए, अब दो बुलेट उठाए आपने डिस्टिंक्ट, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाए, तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट कौन है, बुलेट्स, इमेजेस कौन है, टारगेट्स। कि आपने x1 बुलेट उठाया, इसमें लोड किया तो बन गया f(x1), तो ये f(x1) कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो x1 के अनुसार ये f(x1) मिल गया, x2 के अनुसार ये f(x2) यहाँ मिल गया, मतलब वापस वो नहीं मिलेगा, डिफरेंट होगा उससे। तो अगर बुलेट्स डिफरेंट हैं तो टारगेट भी डिफरेंट होंगे, दिस इज कॉल्ड वन वन। या और कैसे डिफाइन करते हैं इसको, अगर सेम इमेजेस हैं, सेम इमेजेस मतलब एक ही टारगेट है, ठीक है, एक ही टारगेट है, यही f(x1) यही f(x2), तो उस केस में x1 और x2 भी सेम होना चाहिए, मतलब बुलेट भी सेम ही होना चाहिए। या अगर ये सेम ही टारगेट है तो बुलेट भी सेम होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है वन वन को प्रूव करने के लिए। एक ये है कि डिफरेंट बुलेट्स लेके चलो, इमेजेस भी डिफरेंट, और टारगेट भी डिफरेंट, बट डिफरेंट एलिमेंट लेके चलो, उनकी इमेजेस भी डिफरेंट होनी, या सेम इमेजेस लेके चल पड़ो, उनके एलिमेंट का करेक्टर सेम होना चाहिए। उसके बाद ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू के केस में कैसे डिफाइनिंग देते हैं, ध्यान से देखिए ज़रा। ऑन टू में कैसे लिखते हैं हम, ऑन टू में लिखते हैं हम फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, मतलब कोड मेन के हर एक एलिमेंट के लिए, कोड मेन के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। वेरी इंपॉर्टेंट, याद हमें ऐसे करना है, जब हम लिखने की बारी आएगी तो हम ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, कोड मेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको हर सूरत डोमेन में एलिमेंट मिलना चाहिए, सच दैट, जिसके लिए ये f(x) जो है वो y के बराबर हो जाए। अब देखो उसको इसके हेल्प से समझो जरा, यहाँ क्या मतलब हुआ इसका। यहाँ कोड में क्या है, टारगेट का सेट, तो टारगेट का सेट इसके अनुसार क्या भाषा बनेगी, यहाँ के हर एक टारगेट के लिए, कितने टारगेट है, 1 2 3 4 5, यहाँ के हर एक टारगेट के लिए आपको हर सूरत यहाँ पर बुलेट मिलना चाहिए, पहला टारगेट लिया तो उसके लिए x1 मिल गया, दूसरा टारगेट लिया उसके लिए x2 मिल गया। जैसे y1 मान लो टारगेट है, y1 के लिए क्या मिल गया, x1, y2 के लिए क्या मिल गया, x2, y3 के लिए क्या मिल गया, x3, तो वही लिखा है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। हर सूरत आपको बुलेट मिलना चाहिए, सच दैट मीन्स जब उस बुलेट को आप इस फंक्शन में लोड करेंगे, मतलब इस गन में लोड करेंगे, तो वो f(x) खुद y बन जाए, जैसे लोड किया तो उसने y को हिट कर दिया। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं हम ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या हो गया, कोड मेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में एलिमेंट मिलना चाहिए, जिसको इस एफ में एसोसिएट करेंगे, एफ के साथ एसोसिएट करेंगे तो वो यहाँ एलिमेंट दे देगा। ठीक है, तो हर एक टारगेट के लिए आपको बुलेट मिलना चाहिए, जिसको इस गन में लोड करेंगे तो वो टारगेट को हिट कर जाएगा, इसको बोलेंगे हम ऑन टू फंक्शन।
अब ऑन टू फंक्शन की एक और डेफिनेशन है, लेकिन उससे पहले आपको रेंज सेट पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ रेंज सेट? रेंज सेट जो है इसकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। रेंज सेट क्या है? रेंज सेट इज नथिंग बट दिस इज जस्ट सबसेट ऑफ कोड मीन सेट। रेंज सेट जो होता है वो कोड मीन का सबसेट होता है, इसकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो रेंज सेट का मतलब ये हुआ कि जो आपके हिटेड पार्टिकल हैं, जहां आपने पार्टिकल को हिट किया, जहां हिट किया कोड मीन में, जहां एलिमेंट को हिट किया, जो हिटेड एलिमेंट होंगे दे आर द मेंबर ऑफ रेंज सेट। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ डोमेन, सॉरी सबसेट ऑफ कोड मीन सेट। रेंज सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोड मीन सेट, या फिर रेंज सेट मे बी इक्वल टू कोड मीन सेट। तो आप खुद लगाओ अंदाजा, जब रेंज सेट कोड मीन के बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा? सारे के सारे एलिमेंट हिट हो गए। अल्टीमेटली बोलने का जब सारे एलिमेंट हिट हो गए, सारे एलिमेंट हिट हो गए, तो वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ चले गए? रेंज सेट में। तो इसका मतलब रेंज सेट और कोड मीन में कोई फर्क नहीं रहा, तो इसका मतलब रेंज सेट इज इक्वल टू कोड मीन सेट। So this is the second definition for onto function. If range set is itself equal to code mean set, then again function is onto. तो onto के लिए हमारे पास दूसरी कंडीशन होगी कि अगर रेंज सेट जो है वो खुद कोड मीन सेट बन जाए, तो उस केस में फंक्शन हमारा onto हो जाता है। तो यहाँ से आपको अब फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होगी इस एग्जांपल की हेल्प से। वन वन फंक्शन क्लियर हो गया, ऑन टू फंक्शन क्लियर हो गया, रेंज सेट क्लियर हो गया, रेंज सेट से ऑन टू कैसे बनता वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन के बाद फिर यहाँ से हमारी मॉर्फिज्म्स चलती हैं। कैसी मॉर्फिज्म? होमोमॉर्फिज्म। ये मैप जो है, ये मैप होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। अब ये डिफाइनिंग्स दी गई, ये मैप होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा अगर एफ ऑफ एक्स वाई, ये मैप होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। एक्स और वाई कहाँ से लिए? ये ध्यान रखिए, एप्स के साथ जो भी एलिमेंट एसोसिएट होने हैं वो हमेशा कहाँ से आएंगे? डोमेन सेट से आएंगे। तो एक्स भी डोमेन सेट से, वाई भी डोमेन सेट से। दोनों के बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन है, मुझे नहीं पता क्या बाइनरी ऑपरेशन, मैंने स्टार ले लिया। तो एफ ऑफ एक्स स्टार वाई मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टार एफ ऑफ वाई। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ए और बी ग्रुप हैं, अगर ए और बी ग्रुप हैं, अगर ए और बी ग्रुप हैं, ए से मैंने दो एलिमेंट उठाए, उठाने के बाद उनके बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन लगाया। अब बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, गुणा जमा भाग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो कैसे? एफ ऑफ एक्स स्टार वाई मैं लेके चला, ये लेके चला। बोलता है कि अगर एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टार एफ ऑफ वाई, मतलब एक्स की इमेज और वाई की इमेज अलग अलग हो जाएं इस स्टार ऑपरेशन के तहत, तो इसको बोलेंगे हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। दिस इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, याद करिए इसको, ठीक है। क्योंकि ग्रुप्स में एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन होता है, तो यहाँ पर ये एक ही प्रॉपर्टी होगी होमोमॉर्फिज्म की, ठीक है जी। तो जैसे अगर ऑपरेशन गुणा का है तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अगर यहाँ जमा है तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है जी। तो इस तरह से ये डिफाइनिंग जो है, दिस इज फॉर होमोमॉर्फिज्म। तो यही डेफिनेशन दी, आगे देखो जरा। एफ इज मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये मैप जो है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप, डोमेन सेट भी ग्रुप है, कोड मेन सेट भी ग्रुप है, ठीक है। तो बोलता है कि ये मैप, ये जो मैप है, ये ग्रुप, ये होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी अगर जी में आप कोई भी दो एलिमेंट उठाएं तो उसके तहत एफ ऑफ ए इंटू बी, इंटू ध्यान रखना है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड हेयर बाइनरी ऑपरेशन एज प्रोडक्ट। तो एफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। और जो भी होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होती है, अब ऑन टू क्या होता है आपको बता चुका हूं मैं, जो भी होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होती है उसको बोलते हैं हम एपीमॉर्फिज्म। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का दूसरा नाम है। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बोल लो या एपीमॉर्फिज्म बोल लो, एक ही बात है। उसी तरीके से वन वन होमोमॉर्फिज्म, वन वन होमोमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। ये याद करिए, नाम है ये इनके। तो वन वन होमोमॉर्फिज्म बोल लो या मोनोमॉर्फिज्म बोल लो, एक ही बात है। उसके बाद बोलता है कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म, एफ इज मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश, ये होमोमॉर्फिज्म, ये मैप जो होमोमॉर्फिज्म है, ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी। ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी अगर ये एफ वन वन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसोमॉर्फिज्म के लिए, आइसोमॉर्फिज्म के लिए नंबर एक मैप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, नंबर दो वो मैप वन वन होना चाहिए। नंबर एक वो वन वन होना चाहिए, मतलब होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, नंबर दो वो वन वन होना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको और बड़ी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली हम बोल रहे हैं एफ इज़ वन वन, एफ इज़ ऑन टू, एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म। बेसिकली वन वन ये सेट्स हैं, एफ तो एक जरिया है यहाँ पे, ये मीडिएटर है एक किस्म से।
बेसिकली एफ इज नॉट वन, बेसिकली एफ इज नॉट वन वन, बेसिकली ए एंड बी आर वन, ये सेट्स वन वन है, ये सेट्स ऑन टू हैं। जो होमोमॉर्फिज्म की बात करिए वो सेट्स के बीच में कर रहे हैं। हाँ, किसके जरिए कर रहे हैं? एफ के जरिए कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं कि एफ इज वन वन, एफ इज ऑन टू, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। बेसिकली ये सेट्स के बीच में जो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, अगर वन वन बोल रहे हैं सेट्स आर वन वन, ऑन टू बोल रहे हैं सेट्स आर ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म बोल रहे हैं सेट्स आर होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म बोल रहे हैं सेट्स आर आइसोमॉर्फिज्म। ये नो डाउट लिखा हम ऐसे रहेंगे, एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, एफ इज वन वन, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। असलियत में ये जो भी बात कर रहे हैं वो इन दो सेट्स के बीच में हो रही है। ध्यान, इस चीज़ का खास ध्यान रखना आपने। तो आइसोमॉर्फिज्म की बात क्या की हमने? आइसोमॉर्फिज्म के लिए दो प्रॉपर्टीज, नंबर एक, ये मैप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ये मैप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। और नंबर दो, ये मैप वन वन होना चाहिए। और वन वन कब होता है मैंने आपको बता दिया। तो जो भी मैप वन वन तथा होमोमॉर्फिज्म होगा वो बन जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। कई बुक वाले क्या करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म के लिए दो तीन प्रॉपर्टीज बोलते हैं, नंबर एक होमोमॉर्फिज्म, नंबर दो वन वन, नंबर तीन ऑन टू। तो कई बुक्स वाले ऐसे ही चलते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। उसी तरीके से टू ग्रुप्स जी एंड जी डैश आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक। कई बुक वाले आइसोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिक को एक ही लेके चल रहे हैं, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। अगर आइसोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं, अगर आइसोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं तो उस केस में तीन प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। कौन कौन सी? नंबर एक, दिस इज होमोमॉर्फिज्म, दिस मैप इज होमोमॉर्फिज्म। नंबर दो, दिस मैप इज वन वन। नंबर तीन, दिस मैप इज ऑन टू। तो जब आप आइसोमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ होमोमॉर्फिज्म और वन वन की बात करेंगे। जब आइसोमॉर्फिक की बात करेंगे तो उस केस में हम होमोमॉर्फिज्म, वन वन और ऑन टू तीन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आ रही है एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग, एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ ए ग्रुप जी ऑन टू। ये ऑन टू वर्ड यूज किया है, इसका मतलब दिस मैप इज ऑन टू इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब यही सेम, मतलब डोमेन और कोड में सेम। जी ऑन टू इटसेल्फ मींस एफ इज मैपिंग फ्रॉम जी टू जी। जब इटसेल्फ वर्ड आ जाता है तो उस केस में डोमेन और कोड में दोनों सेम होते हैं। तो बोलता है कि एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ ए ग्रुप जी ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, ध्यान रखिए तीन चीज़ें इकट्ठी हो गई अब यहाँ पे। पहले हमने बात की होमोमॉर्फिज्म की, फिर बात की आइसोमॉर्फिज्म की। तो इन केस ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, डोमेन एंड कोड मेन मे और मे नॉट बी सेम। बट इन केस ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, इन केस ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, डोमेन एंड कोड मेन मस्ट बी सेम। पहली कंडीशन, डोमेन और कोड मेन मस्ट बी सेम। इन केस ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, डोमेन एंड कोड मेन मस्ट बी सेम। दूसरी बात, दिस मैप मस्ट बी आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक मतलब डोमेन और कोड मीन सेम होंगे तो इट मस्ट बी आइसोमॉर्फिक। मीन्स नंबर एक वन वन, नंबर दो इट इज़ ऑन टू, नंबर तीन इट इज़ होमोमॉर्फिज्म। अगर डोमेन और कोड मीन सेम होने के साथ साथ ये वन वन, ऑन टू और आइसोमॉर्फिक है तो इसको बोलेंगे हम ऑटोमॉर्फिज्म। तो इसको नाम देंगे ऑटोमॉर्फिज्म। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर डोमेन और कोड मीन सेम है, अगर डोमेन और कोड मीन सेम है और ये होमोमॉर्फिज्म है, और ये होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको बोलेंगे हम एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म का बोलेंगे डोमेन और कोड मीन सेम और इसके तहत अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो उसको बोलेंगे एंडोमॉर्फिज्म, सिंपली। तो तीन चार चीज़ें मैंने बोल दी। पहली बात की मैंने होमोमॉर्फिज्म की, फिर बात की मैंने आइसोमॉर्फिज्म की, फिर बात की मैंने ऑटोमॉर्फिज्म की और लास्ट में बात की मैंने एंडोमॉर्फिज्म की। तो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में डोमेन कोड मेन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म में डोमेन और कोड मेन मस्ट भी सेम। बस इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। तो जब डोमेन और कोड मेन सेम होके ये आइसोमॉर्फिक बन जाए तो उसको बोलेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। डोमेन और कोड मेन सेम होके ये बन जाए होमोमॉर्फिज्म तो इट इज़ कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म, सिंपली। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। मैंने बता दिया अभी आपको कि अगर डोमेन और कोड मेन सेम है और होमोमॉर्फिज्म बन जाए तो बन जाती है एंडोमॉर्फिज्म। अब आता है रिंग। रिंग क्या होता है? पहले ग्रुप की बात कर लिया, अब रिंग। रिंग में क्या है, एट ए टाइम दो ऑपरेशन चलते हैं। एट ए टाइम दो ऑपरेशन चलते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल आर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर एट ए टाइम दो ऑपरेशन चलेंगे, ध्यान रखना। कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली इज सेड टू बी अ रिंग इफ। तो हमने जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन कर दिया, एक ले लिया एडिशन, एक ले लिया मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन,
सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिंग के केस में क्या बोला हमने, रिंग भी एक सेट होता है, पर लेकिन इस सेट के लिए आपने दो ऑपरेशन डिफाइन किए, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये दो बाइनरी ऑपरेशन ले लिया हमने। अब यहाँ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ही कर दिया, एक एडिशन एंड एक मल्टीप्लिकेशन। तो इन दो ऑपरेशंस के तहत वी हैव सम प्रॉपर्टीज। व्हाट आर दोज? अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन दिस आर मस्ट बी एन एबेलियन ग्रुप। ध्यान रखिएगा, याद करिए इसको, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन आर मस्ट बी एन एबेलियन ग्रुप। मतलब एडिशन पहली पांच प्रॉपर्टी, एबेलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टीज थी? पांच प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी। तो पहली कंडीशन क्या लगा दी? अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ये सेट जो है वो एबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। मतलब अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन यहाँ पर हमारे पास पांच प्रॉपर्टीज चाहिए, पांच प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये एक लाइन जो है ये अपने आप में पांच प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर रही है। दूसरी, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखिएगा, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये सेट जो है इट मस्ट बी सेमी ग्रुप, इट मस्ट बी सेमी ग्रुप। अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट मस्ट बी सेमी ग्रुप। मतलब अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव ओनली टू प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? नंबर एक क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर दो एसोसिएटिविटी, और लास्ट में आई फिर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन बोथ साइड्स ओवर एडिशन। तीसरी प्रॉपर्टी आ गई डिस्ट्रीब्यूशन की। और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं हम, जैसे a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। तो दिस इज आइदर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, अगर लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर राइट साइड से ऑपरेट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सिंपल। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब कितनी प्रॉपर्टीज होगी? ये 8। 5 होगी आपके अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, 2 होगी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए, और 1 होगी मल्टीप्लिकेशन ओवर, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन बोथ साइड ओवर एडिशन। मजेदार बात देखो जरा यहाँ पे, जब आप ऑपरेशन अंडर ऑपरेशन प्लस में चल रहे थे, हालांकि मैं पीछे बात नहीं कर पाया, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी इज ऑलवेज जीरो। अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन आइडेंटिटी होगी जीरो। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या बोलती थी कि इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट में मैं क्या जमा करूं ताकि वही एलिमेंट वापस आए। तो ये याद करिए आप लोग, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन जो आइडेंटिटी होती है दैट इज ऑलवेज जीरो। तो अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन आइडेंटिटी होती है जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिंग में जीरो इज ऑलवेज देयर, रिंग में जीरो इज ऑलवेज देयर, बट वन मे और मे नॉट बी देयर। वन कब होगा इसके अंदर? जब अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आएगी। अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन आइडेंटिटी होती है जीरो, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है वन। तो अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन जीरो इज ऑलवेज देयर, क्योंकि अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इट इज ए एबेलियन ग्रुप, और एबेलियन ग्रुप में आइडेंटिटी होती है, और अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन आइडेंटिटी होती है जीरो। तो इसका मतलब एक बात यहाँ पर बड़ी क्लियर हो गई है कि जीरो इज ऑलवेज देयर इन रिंग, बट वन मे और मे नॉट बी देयर, इट मे बी देयर, इट मे नॉट बी देयर। क्यों? क्योंकि अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव ओनली टू प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। देयर इज नो आइडेंटिटी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिंग में जीरो इज ऑलवेज देयर, बट वन मे बी देयर और मे नॉट बी देयर। ये खास ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आ गई 8 प्रॉपर्टी। ये तो 8 प्रॉपर्टीज होगी कॉमन रिंग के लिए। अब इन 8 प्रॉपर्टीज में वन बाय वन ऐड करते जाएंगे और नामकरण करते जाएंगे। जैसे देखो जरा, अगर ए डॉट अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन तो कॉम्यूटेटिविटी है, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन तो कॉम्यूटेटिविटी है, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिविटी नहीं है। तो ये बोल रहा है कि अगर अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिविटी अगर रिंग में होगी तो उसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव रिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कॉम्यूटेटिव वर्ड आएगा रिंग के साथ तो एक बात क्लियर रखना कि उन 8 प्रॉपर्टीज के साथ एक प्रॉपर्टी और जुड़ जाएगी। कौन सी? कॉम्यूटेटिविटी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एट कॉम्यूटेटिविटी इज देयर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बट अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन देयर इज नो कॉम्यूटेटिविटी। तो हमने ये अलग से प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। इसका मतलब अगर कॉम्यूटेटिव रिंग की बात करेंगे तो कॉम्यूटेटिव रिंग में कितनी प्रॉपर्टीज होगी? 9। 8 ये होगी और 9वीं ये जुड़ गए। उसके बाद वर्ड यूज कर रहा है रिंग विद आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। रिंग विद आइडेंटिटी का मतलब है कि रिंग के अंदर वन भी है,
रिंग के अंदर वन भी है तो उसको बोलेंगे रिंग विद आइडेंटिटी। तो रिंग विद आइडेंटिटी का मतलब रिंग के प्रत्येक एलिमेंट को किस से ऑपरेट करूं अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ताकि वही एलिमेंट वापस आए। अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस आर के प्रत्येक एलिमेंट को किससे ऑपरेट करूं ताकि वही, तो किससे ऑपरेट करूं, वन से। वन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको सेट के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करके वही एलिमेंट वापस आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन जीरो इज ऑलवेज आइडेंटिटी, जीरो इज द ओनली आइडेंटिटी, और अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन वन इज ओनली द आइडेंटिटी ऑफ द सेट। ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो अगर कॉम्यूटेटिव रिंग वर्ड यूज़ किया है, अगर कॉम्यूटेटिव वर्ड यूज़ किया रिंग के साथ, तो इसका अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव मस्ट बी देयर। अगर रिंग विद आइडेंटिटी वर्ड यूज़ किया है तो इसका मतलब वी आर वेरी मच श्योर कि दैट रिंग हैज़ वन ऑलवेज। पर होगा कब, जब ये उस वन को उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट से ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट वापस आना चाहिए, तो उसको बोलेंगे रिंग विद आइडेंटिटी। तो ये होगी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अ रिंग आर हुज नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप नॉन जीरो एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, क्योंकि जीरो इज ऑलवेज देयर, रिंग में जीरो इज ऑलवेज देयर। तो बोलता है कि जीरो को छोड़ के जो बाकी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, अगर वो ग्रुप बना देते हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इट इज ग्रुप, बट अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट इज सेमी ग्रुप। तो बोलता है कि अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर ये ग्रुप बन जाए, ग्रुप कैसे बन जाए, सेमी ग्रुप के साथ यहाँ पर अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी आ गई और अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स भी आ गया। मतलब अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एबेलियन ग्रुप, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिंपल ग्रुप, तो उसको बोलेंगे हम डिवीजन रिंग। अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड डिवीजन रिंग, इज कॉल्ड डिवीजन रिंग, ध्यान रखना है। और अगर ये डिवीजन रिंग कॉम्यूटेटिव हो गया तो उसको बोलेंगे हम फील्ड। कहने का मतलब अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन अगर ये एबेलियन ग्रुप है, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी ये एबेलियन ग्रुप बन जाए, डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज देयर। अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन भी एबेलियन ग्रुप, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी एबेलियन ग्रुप, तो इसको बोलेंगे, इस रिंग को बोलेंगे हम फील्ड। फील्ड से कॉम्यूटेटिविटी हटा दें तो ये बन जाता है डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग में कॉम्यूटेटिविटी डाल दें तो उसको बोलते हैं हम फील्ड। और शॉर्टकट में हम फील्ड को क्या बोलेंगे, शॉर्टकट में जो सिंपली हम जनरल भाषा में यूज़ करेंगे, फील्ड एक ऐसा सेट जिसके प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के पास इनवर्स होगा, बस ध्यान रखना है। एक ऐसा सेट जिसके प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के पास इनवर्स होगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो उसको बोलेंगे हम फील्ड। और इसी को और कैसे लिखा है, अ कॉम्यूटेटिव रिंग इज कॉल्ड फील्ड। कोई भी रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग, रिंग ये आ गया, कॉम्यूटेटिविटी जोड़ दी, इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर पोसेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर इस आर के प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो उसको बोलेंगे हम फील्ड सिंपल। ठीक है जी, उसको बोलेंगे हम सिंपल फील्ड। उसके बाद सब रिंग, फटाफट चलते हैं जरा, अभी बेसिक्स नहीं खत्म हो रहे हैं। सब रिंग कुछ नहीं है, सब रिंग इज नथिंग बट दिस इज सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर। लेट कैपिटल आर बी रिंग एंड एस अ सबसेट ऑफ आर, देन एस इज कॉल्ड सब रिंग इफ एस इज इटसेल्फ अ रिंग। तो आर का कोई भी सबसेट सब रिंग कहलाएगा अगर वो खुद रिंग होगा, या दूसरी भाषा में जिसको सब रिंग प्रूव करना है वहाँ दो एलिमेंट उठाओ, जिसको सब रिंग प्रूव करना वहाँ दो एलिमेंट उठाओ, ध्यान से सुन लो जरा, जिसको सब रिंग प्रूव करना वहाँ दो एलिमेंट उठाओ और प्रूव कर दो उन एलिमेंट की एडिशन भी उसी सेट के अंदर है और उन एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन भी उसी सेट के अंदर है, मल्टीप्लिकेशन भी उसी के अंदर, एडिशन भी उसी के अंदर। तो कहने का मतलब दिस एस मस्ट बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एज वेल एज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो उसको बोलेंगे हम सब रिंग। उसका नेक्स्ट डेफिनेशन है, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन ए इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। बोलता है कि आपको कोई ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है, एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है जिसको इस रिंग के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करके जीरो बन जाए, तो उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं हम करेक्टरिस्टिक ऑफ आर। इसके भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, रिंग थ्योरी जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इसका काफ़ी डिटेल काम है। तो करेक्टरिस्टिक रिंग की क्या होगी, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए, उसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। और अगर ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता है आपको तो उस केस में हम बोलेंगे इस रिंग की करेक्टरिस्टिक जो है वो जीरो है। और रिंग की करेक्टरिस्टिक को हम कैसे लिखते हैं, CHARR, ये इसकी नोटेशन है। उसका आइडियल, आइडियल क्या होता है, आइडियल कुछ नहीं है, आइडियल भी आर का सबसेट होता है, आइडियल भी आर का सबसेट होता है, ध्यान रखना। कोई भी सबसेट लेंगे आर का विच सेटिस्फाई दीज टू प्रॉपर्टीज, मतलब अल्टीमेटली बोलने का मतलब जिसको आइडियल प्रूव करना वहाँ दो एलिमेंट उठाओ, वहाँ दो एलिमेंट उठाओ तो उनका डिफरेंस भी उसी में होना चाहिए।
बेसिकली दिस इज़ नॉट अ डिफरेंस, बेसिकली दिस इज़ ए क्लोजर प्रॉपर्टी, पर इसको हम a माइनस बी से लिखेंगे। तो कोई भी सबसेट R का आइडियल कहलाएगा अगर उसमें कोई दो एलिमेंट उठाएं तो उन दोनों का डिफरेंस भी I में होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी, एक एलिमेंट रिंग का उठाएंगे, एक एलिमेंट जिसको आइडियल प्रूव करना उसका उठाएंगे, तो इस तरह का एलिमेंट ए आर इंटू आर ए, मतलब रिंग का एलिमेंट अगर लेफ्ट साइड में रखेंगे तो उसको बोलेंगे लेफ्ट आइडल, राइट साइड में रखेंगे तो उसको बोलेंगे राइट आइडल। तो ए आर इंटू आर ए टाइप के एलिमेंट आई में चले गए तो इस आई को बोलेंगे हम आइडियल। अगर सिर्फ ए आर ही जाएगा तो उसको बोलेंगे हम राइट आइडल, और आर ए जाएगा सिर्फ तो उसको बोलेंगे लेफ्ट आइडल। तो पहली प्रॉपर्टी सेम रहेगी फॉर लेफ्ट आइडल एज वेल एज राइट आइडल, और दूसरी प्रॉपर्टी वेरी कर जाएगी। लेफ्ट आइडल की बात कर रहे हैं तो वी हैव ओनली आर ए गोज टू आई, और अगर राइट आइडल की बात करें तो वी हैव ओनली ए आर गोज टू आई, और अगर सिंपल आइडल की बात करें तो इट मस्ट बी लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडल। ठीक है जी। उसके बाद मैप लिया हमने, एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डैश। अब रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, अब देखो जरा, रिंग में हमने क्या किया था, दो ऑपरेशन डिफाइन किए थे। रिंग में वी हैव टू ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब उन दो ऑपरेशन के तहत वी हैव टू प्रॉपर्टीज फॉर होमोमॉर्फिज्म। वी हैव टू प्रॉपर्टीज फॉर होमोमॉर्फिज्म। पहली, एफ ऑफ ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, स्मॉल एफ का ध्यान रखना। और दूसरी, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ग्रुप के केस में वी हैव ओनली वन प्रॉपर्टी। ग्रुप के केस में क्या था, एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। लेकिन रिंग के केस में वी हैव टू ऑपरेशंस, तो वी हैव टू प्रॉपर्टीज फॉर होमोमॉर्फिज्म, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, एंड एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, सिंपल। तो उसको बोलेंगे हम रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म। उसका नेक्स्ट हाई डेफिनेशन, लेट कैपिटल एफ बी फील्ड, फील्ड दी हमने, द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स इन द इनडिटर्मिनेट एक्स। इनडिटर्मिनेट मतलब जिस वेरिएबल की टर्म में आप पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे, द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल इन द इनडिटर्मिनेट एक्स रिटन एज एफ क्लोज्ड ब्रैकेट में एक्स। नोटेशन याद करो ये, एफ क्लोज्ड ब्रैकेट में एक्स। इसका मतलब ये है कि दिस इज द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये एक सेट है जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स होंगे। कैसे पॉलिनोमियल होंगे, ऐसे होंगे, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सोन प्लस ए एन एक्स की पावर एन, ऐसे पॉलिनोमियल होंगे। पर कंडीशन क्या है, उन पॉलिनोमियल के जो कॉफिशिएंट्स होंगे दे आर कमिंग फ्रॉम दिस कैपिटल एफ। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एक सेट डिफाइन किया एफ क्लोज्ड ब्रैकेट में एक्स, यहाँ ब्रैकेट क्लोज रहेगी, ध्यान रखना है। ये सेट कैसा है, दिस इज द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हुज कॉफिशिएंट्स आर कमिंग फ्रॉम दिस कैपिटल एफ। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड ऑल ए आई आर इन कैपिटल एफ। उसका नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल वी ओवर फील्ड कैपिटल एफ इज सेट ऑफ वेक्टर स्पेस। नो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, वेक्टर स्पेस। बोलता है कि कोई भी सेट ओवर द फील्ड कैपिटल एफ। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए आपको सहारे की जरूरत है, और वो सहारा होगा यहाँ पे ये फील्ड। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ओवर एनी फील्ड कैपिटल एफ इज सेट टू वेक्टर स्पेस इफ इट सेटिस्फाई 10 प्रॉपर्टीज। कौन सी 10 प्रॉपर्टीज, पहली वी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन मस्ट बी एन एबिलियन ग्रुप, एडिटिव एबिलियन ग्रुप। एडिटिव का मतलब ऑपरेशन इज एडिशन। तो पहली कंडीशन क्या है कि जिसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, पहली बात वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। इसका मतलब 5 प्रॉपर्टीज अपने आप में आ गई, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। इट मस्ट बी एन एबिलियन ग्रुप, एवरी वेक्टर स्पेस मस्ट बी एन एबिलियन ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। रिंग के केस में भी यही था कि जिसको रिंग प्रूव करना था वो भी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द वेक्टर स्पेस, अगर दूसरी प्रॉपर्टी ना हो तो वजूद ही खत्म हो जाता मैथमेटिक्स का। ठीक है जी, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी क्लोज्ड अंडर स्केलर प्रॉपर्टी, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, ये दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज्ड का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, पर क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट जिसको वेक्टर स्पेस करना है प्रूव वहां से उठाया, और एक एलिमेंट उठाया फील्ड का, दिस इज इंपॉर्टेंट है। ऐसे अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते थे, सीधे यहाँ से दो एलिमेंट उठाओ, उनकी गुणा जमा जो भी थी, अगर ऑपरेशन जमा का है तो उनकी जमा इसमें होनी चाहिए, अगर ऑपरेशन गुणा का है तो उनकी गुणा इसमें होनी चाहिए, एंड सो ऑन। लेकिन क्लोज्ड अंडर स्केलर वर्ड यूज कर दिया तो उसका एक एलिमेंट जिसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है वहां से उठाओ, एक एलिमेंट फील्ड से उठाओ, तो इन दोनों की गुणा जो है वो वेक्टर स्पेस में होनी चाहिए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि वी आर टेकिंग वन ऑफ द एलिमेंट एज अ स्केलर एलिमेंट, बिकॉज दिस इज द एलिमेंट ऑफ फील्ड, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फील्ड, और ये फील्ड जो है दिस इज द सेट ऑफ स्केलर्स, दिस इज द सेट ऑफ नंबर्स, और ये वेक्टर स्पेस है, दिस इज सेट ऑफ वेक्टर्स, माइंड इट, ध्यान रखना इस चीज का।
बाकी अगली प्रॉपर्टीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। 2 फील्ड का एलिमेंट उठाए, एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट उठाया, तो ये प्रॉपर्टी बननी चाहिए। एक फील्ड का एलिमेंट उठाया, 2 वेक्टर स्पेस का एलिमेंट उठाए, तो ये प्रॉपर्टी बननी चाहिए। तो दिस इज जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तीसरी एसोसिएटिविटी टाइप, 2 फील्ड के एलिमेंट, एक वेक्टर स्पेस का, तो अल्फा बीटा इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स बीटा एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एक्स। और लास्ट प्रॉपर्टी वही आइडेंटिटी, फील्ड से एलिमेंट उठाया 1, तो 1 इंटू एक्स मस्ट बी इज इक्वल टू एक्स, वेयर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। तो जो भी स्पेस इन 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। 10 कैसे बने, देखने में तो 6 नजर आ रही हैं, 2 से लेकर 6 तक 5 होगी और 5 प्रॉपर्टीज ये हैं, तो टोटल 10 प्रॉपर्टीज। वेक्टर स्पेस में वी हैव 10 प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F। पढ़ते कैसे हैं, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, इसको पढ़ने का तरीका वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। तो हमने क्या किया, एक W जो है इस कैपिटल V का सबसेट लिया, तो बोलता है कि ये W जो कैपिटल V का सबसेट है ये वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा अगर ये इन 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। क्या क्या है कि जिसको सब स्पेस प्रूव करना वहां 2 एलिमेंट उठाओ, जिसको सब स्पेस प्रूव करना वहां 2 एलिमेंट उठाओ, तो उन दोनों की जमा बेसी में होनी चाहिए। तो इसका मतलब इट मस्ट बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। जिसको सब स्पेस प्रूव करना है दैट मस्ट बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। 2 एलिमेंट उठाए तो उनकी जमा इसी में होनी चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि एक एलिमेंट जिसको सब स्पेस प्रूव करना वहां से उठाओ, एक एलिमेंट फील्ड का उठाओ, तो इस तरह का एलिमेंट इसके अंदर जाना चाहिए। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब सब स्पेस में 2 प्रॉपर्टियां हमने पकड़ ली, इट मस्ट बी क्लोज्ड अंडर एडिशन, और दूसरी प्रॉपर्टी इट मस्ट बी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और जब आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्लब करेंगे, क्लब कैसे करेंगे कि अल्फा और बीटा 2 एलिमेंट उठाए फील्ड से, एक्स और वाई 2 एलिमेंट उठाए डब्ल्यू से, तो अल्फा एक्स एंड बीटा बाई डब्ल्यू में जाएंगे बाई सेकंड प्रॉपर्टी, और बाई फर्स्ट प्रॉपर्टी अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई डब्ल्यू में जाएंगे। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्लब करके वी हैव द फाइनल प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो जो भी स्पेस इस तरह के एलिमेंट को अपने में कंटेन करेगा उसको बोलेंगे हम वेक्टर सब स्पेस। सो इसी के साथ आपका ये बेसिक्स का कंसेप्ट ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे फिर टॉपिक मॉड्यूल्स एंड वेक्टर स्पेसिस विच इज़ इन 3rd सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच।